हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 2 दिन पहले एमएलए डोडा को अरेस्ट किया गया था पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर। तो उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डोडा में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, मतलब ऑलमोस्ट सारे जम्मू प्रोविंस में और कुछ कश्मीर में भी प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं उसकी अरेस्ट के खिलाफ़। तो इन जो प्रोटेस्ट हैं इसमें क्योंकि मीडिया पर्सन्स भी वहाँ पर होते हैं, तो वो जब भी किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पॉलिटिकल लीडर्स के साथ बात करते हैं तो उसमें एक दो चीज़ें सामने जो आई हैं तो उनके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। एक तो वर्ड आ रहा है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है, कैसे होता है, किसका क्या प्रोटोकॉल है, वो एक तो उसके ऊपर बात। प्लस दूसरी जो बात सामने आ रही है कि डीसी को एमएलए की हर बात माननी होती है, एमएलए का हर ऑर्डर को मानना होता है, उसके ऊपर बाइंडिंग होती है, वो जो भी एमएलए का है डीसी को वही करना होता है। तो इसके बारे में मैंने नेट से थोड़ा सर्च किया क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है कि अगर लोग ये बोल रहे हैं तो चलो देखते हैं एक्चुअल में क्या है। तो उससे पहले मैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स दिखाऊं जो नेट में मैंने सर्च किए। उससे पहले एक महराज मलिक का एक ऑडियो है, वीडियो है, तो मैं उसकी आवाज़ आपको सुनाता हूँ। तो एक क्लिप छोटा सा दिखाऊंगा, तो उसमें आप देखिए कि वो क्या बोल रहे हैं। आवाम की ताकत का अंदाजा आपको नहीं है। अभी आवाम को हमने बोला ही कुछ नहीं। अभी बात इतनी है, मैं कॉन्स्टिट्यूंसी में जा रहा हूँ, मुझे जाने दे। जब बात की बात होगी तब की तब देखेंगे। और फिलहाल मैं आज तो यह देखने आया, मैं तो खुद बीमार हूँ, सेहत ठीक नहीं है। कुछ बताया। अभी पूछूंगा, मैं तहसीलदार को पूछूंगा, और यहाँ पर अगर बाहर कोई अधिकारी इनसे पूछ ले। फिलहाल तो इनको मुझे समझ ही नहीं आ रही। मैंने बोला डीसी प्रोटेस्ट करवा रहा है, उसको पकड़ो ना, उसको घेरो, उसका घेराव करो यार। प्रोटेस्ट महराज थोड़ी कर रहा है। मैं क्यों प्रोटेस्ट करूं? मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, ताकतवर हूँ। जब मुझे लगेगा मेरी ताकत मुझसे छीनी जा रही है तब जाके हम करेंगे। सर, आप ताकतवर होते तो अंदर नहीं होते सर, आप देख सकते हैं। अरे मामला वो नहीं है, पुलिस किसके हाथ में। अब देखिए मामला ये है कि एग्जीक्यूटिव बॉडी होता है मैक्सिमम, हम हुक्म देने वाले होते हैं। किसको? डीसी को। उसको हमारे हुक्म की तामील करनी होती है। बस इतना सा फर्क है। प्रोटोकॉल ये है, लेकिन यहाँ उल्टा बढ़ रहा है ना। तो देखिए दोस्तों, ये एमएलए साहब खुद ही बोल रहे हैं कि प्रोटोकॉल ये है कि हमने हुक्म देना होता है डीसी को, तो डीसी ने तामील करनी होती है। तो आइए देखते हैं। तो पहले तो मैं दिखाऊंगा आपको ये गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का 7 फरवरी का जो प्रोटोकॉल का जो ऑर्डर है, ये वो है। तो इसमें वाकई में जो एमएलए का प्रोटोकॉल है वो चीफ सेक्रेटरी से ऊपर का है। तो इसमें क्या है आप खुद पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन आप खुद पढ़ के इसको समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने गूगल से पूछा एक क्वेश्चन, कैन ए एमएलए इशू ऑर्डर और डायरेक्शंस टू डीसी इन J&K। तो जो उसका जवाब मिला वो है, नो, ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए इन जम्मू एंड कश्मीर कैन नॉट डायरेक्टली इशू ऑर्डर्स और डायरेक्शंस टू ए डिप्टी कमिश्नर इन द सेम वे a superior official can, as the MLA's role is to legislate and represent constituents, while DC is a government official with administrative authority। कि एमएलए का जो ऑर्डर है वो जैसे उसको ऊपर से डीसी को ऑर्डर आता है, उसके जो सुपीरियर्स होते हैं, जैसे डिव काम हो जाएगा या चीफ सेक्रेटरी हो गया, तो जो भी उसको इस तरह कोई एमएलए डीसी को ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। तो बाकी ये मैं स्क्रॉल करता हूँ, आप इसको पढ़ के देख लीजिए क्या है क्या नहीं है। तो मैं तो कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप इससे किसी वकील को कंसल्ट करके भी आप इसमें से निचोड़ निकाल सकते हैं। लास्ट में ये दे रहा है, इन समरी वाइल एन एमएलए कैन इंटरेक्ट विद एंड इन्फ्लुएंस ए डीसी थ्रू ऑफिशियल चैनल्स। एमएलए उसके साथ इंटरेक्ट कर सकता है, उसको इन्फ्लुएंस कन्विंस कर सकता है कि ये काम करना ज़रूरी है या ऐसा तो होना चाहिए। एंड एक्सपेक्टेड डेकोरम,
जो डेकोरम के अंडर उसको मतलब वो इंटरेक्ट कर सकता है. दे डू नॉट हैव द फॉर्मल अथॉरिटी टू इशू बाइंडिंग ऑर्डर्स और डायरेक्टिव्स टू द डिप्टी कमिश्नर. कि एमएलएज को कोई फॉर्मल अथॉरिटी है ही नहीं कि वो डीसी को कोई ऑर्डर इशू कर सके. ये सिर्फ महराज मलिक की बात नहीं है, ये सभी एमएलएज के ऊपर ये चीज़ लागू होती है. तो ये इसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के आप अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट भी कर सकते हैं. तो इसके बाद जो दूसरा है, फिर मैंने जेमिनाई से भी, क्योंकि जो जब क्यूरियोसिटी होती है तो आदमी जगह जगह से कुछ ना कुछ ढूंढ के निकालने की कोशिश करता है. फिर मैंने जेमिनाई से भी पूछा, इज़ एमएलए मोर पावरफुल दैन ए चीफ सेक्रेटरी और ए डिप्टी कमिश्नर इन J&K गोइंग बाय द प्रोटोकॉल. कि प्रोटोकॉल के हिसाब से क्या वो उससे सुपीरियर होता है, वो उसके ज़्यादा पावर होती है उसकी. ये आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोटोकॉल भी ये इसने दिखाया कि मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो इनका आर प्लेस्ड एट आर्टिकल 21 एज पर प्रोटोकॉल. इसका एमएलए का जो होता है, एमएलए सभी का जो आर्टिकल 21 होता है, इनका मतलब सीरियल नंबर प्रोटोकॉल में 21 है. चीफ सेक्रेटरी का जो है वो 23 होता है, और डिप्टी कमिश्नर का जो है वो 26 होता है. ये मतलब जो प्रोटोकॉल इशू होता है उसके हिसाब से. और इसमें बड़ी बात ये होती है कि इसमें ऑफिशियल इवेंट्स होवर इन टर्म्स ऑफ फॉर्मल रैंक एंड रिस्पेक्ट टू बी अकॉर्डेड एट ऑफिशियल इवेंट्स एंड एमएलए होल्ड्स ए सुपीरियर पोजीशन टू बोथ द चीफ सेक्रेटरी एंड डिप्टी कमिश्नर इन जम्मू एंड कश्मीर. इसमें पहली बात तो होती है कि अगर कोई वीवीआईपी आ रहा है किसी डिस्ट्रिक्ट में या किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो डीसी का ये बाइंडिंग होती है कि उसने एमएलए को इनवाइट करना होता है. वहाँ उसको इन्फॉर्म करना और इनवाइट करना ये ज़रूरी होता है. फिर वहाँ पर जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है उसमें भी शायद ये प्रोटोकॉल के एज पर प्रोटोकॉल ही वहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट होता है. फिर इसके बाद मैंने एक दोबारा सवाल पूछा कि कैन एमएलए डायरेक्ट डीसी ऑन एनी इशू, हैज़ डीसी टू अबाइड बाय द डायरेक्शन ऑफ एमएलए. An MLA cannot issue a legal binding direction to a deputy commissioner on any issue, and a DC is not obligated to abide by such a direction as if it were a formal executive order. कि वो DC के मानने के लिए वो बाइंडिंग नहीं है. ना ही तो वो इशू कर सकता है एमएलए, ना ही डीसी के लिए अगर उसने कुछ भेजा है, कुछ रिकमेंडेशंस भेजी हैं, तो वो बाइंडिंग नहीं है डीसी के ऊपर. यहाँ से आपको पता लग जाना चाहिए कि क्या रिलेशनशिप है दोनों के बीच में. द फाउंडेशन ऑफ दिस लाइज इन प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स विद इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, which distinguishes between the roles of legislator, the MLA and the executive. रोल ऑफ एमएलए ये आप पढ़ सकते हैं, रोल ऑफ डीसी भी आप पढ़ सकते हैं, सारा डिटेल में आप इसको स्क्रॉल करके. Priority to be accorded. All government officers, including DCs, are enjoined to extend due cooperation and accord priority to issues raised by MLAs. कि उसके जो भी इश्यूज रेज करते हैं एमएलए, उनको प्रायोरिटी देनी होती है. ये जो एक बाइंडिंग होती है. प्रोटोकॉल एंड रिस्पेक्ट. द सर्कुलर मैंडेट्स दैट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शैल बी अटेंडेड ऑन प्रायोरिटी इन पब्लिक ऑफिसेस. अगर पब्लिक ऑफिस में, मतलब किसी ऑफिस में अगर एमएलए चला जाता है तो उसको प्रायोरिटी के ऊपर उसको अटेंड करना होता है. एंड प्रॉपर प्रोटोकॉल मस्ट बी फॉलोड. Officers are required to deal with MLAs in a professional, respectful manner. Mandatory processing of grievance. Any communications, requests and grievances raised by elected representatives shall be acknowledged and processed on a priority. उनको प्रायोरिटी देनी होती है
वो बाइंडिंग नहीं होती। प्रायोरिटी में उसके ऊपर कंसिडर करके अगर जो भी अथॉरिटी है उसको अगर लगता है ठीक है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करना है, अदरवाइज़ कोई बाइंडिंग नहीं है उसके ऊपर। तो दोस्तों ये आप पढ़ सकते हो। तो लास्ट में ये कंक्लूजन मैं पढ़ देता हूँ। इन कंक्लूजन द डायनेमिक बिटवीन एन MLA एंड DC इज़ नॉट वन ऑफ ए सुपीरियर गिविंग ऑर्डर टू ए सबॉर्डिनेट। यहाँ पर कोई सबॉर्डिनेट और सुपीरियर या का कोई मामला नहीं है। ऐसा नहीं है कि MLA ने ऑर्डर कोई किया या कुछ रिकमेंडेशन भेजी तो वो DC को माननी ही माननी है। तो MLA सुपीरियर या इन्फीरियर की बात यहाँ पर नहीं है। एन MLA कैन नॉट लीगली डायरेक्ट ए DC. However, the DC is under a strong official obligation to treat the MLA's concerns with utmost seriousness, respect and priority. उसके जो भी कंसर्न्स हैं वो रेज करेगा MLA अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, उसको DC ने सीरियसनेस, रिस्पेक्ट और प्रायोरिटी के साथ अटेंड करना है। द MLA एक्ट्स एज ए पावरफुल एडवोकेट फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए एक कोई भी अपना वॉइस रेज कर सकता है। वहाँ पर वो उसके बारे में कुछ भी अगर उसको लगता है कि यहाँ पर ये होना चाहिए वो DC को बता सकता है। एंड द DC एज हेड ऑफ ऑफिस, हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव इज ड्यूटी बाउंड टू बी रिस्पॉन्सिव टू द इश्यूज फ्लैग्ड बाय दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। उसको एक्सेप्ट करना है और रिस्पॉन्सिव टू बी रिस्पॉन्सिव, और उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर एक्ट करना है। एक्ट मीन्स कि ये नहीं है कि वो उसको वो करना ही करना है, लेकिन उसको कंसीडर ज़रूर करना है ऑन प्रायोरिटी बेसिस। तो बाकी ये था दोस्तों, मैंने आपके लिए इन्फॉर्मेशन निकाल के रखी है आपके सामने। बाकी इसका आप क्या मतलब निकालते हो, आप क्या थे, आपको इसमें क्या समझ आती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप चाहो तो आप किसी एडवोकेट से भी कंसल्ट कर सकते हो कि क्या DC जो है वो MLA का सबॉर्डिनेट होता है। पहली बात ऐसा नहीं है जो मुझे समझ आया। दूसरा कि क्या जो भी MLA बोलेगा वो DC को मानना है, मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। आप क्या मानते हैं, आपको क्या समझ आया, प्लीज़ आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, सो दैट मुझे भी अगर कुछ कहीं पर मैं गलत हूँ तो मुझे पता लगे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, तो सो दैट मैं ऐसे ही इश्यूज़ के ऊपर अपनी जो सोच होती है, जो मुझे समझ आता है, मैं वो अपने जो ऑडियंस हैं, जो अपने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ मैं शेयर करता हूँ उनके। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, बाय एंड थैंक यू।